ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा होता है सिलेबस, तो ईजी होता है। कोशिश करो कि 90 प्लस आए, 95 के आसपास। चलिए अब यही देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे 80 आ रहा है 90 भी आ जाएगा, इसमें क्या है, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा क्यों करने हैं, इतनी सी बात है, माइंड से क्या खेला है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मोलैलिटी, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, क्योंकि अब 3 दिन बाद क्लास हो रही है, मुझे उम्मीद तो कम है कि उन्होंने पढ़ा होगा। मैं क्वेश्चन से पहले चेक करूँगा कि आप लोग फिर उससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बातें मत करिए भैया। ठीक है, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप लोग कितना याद है। क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर इससे आगे बढ़ा। मैंने बोला था ना कि जब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा तो पहले क्वेश्चन कराऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल, और ऐसे ही सवाल आएंगे। 15% W/B सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का घनत्व 1.05 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो विलयन के विलय व विलायक के मोल प्रभाव व मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। फटाफट करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं इस टाइप के।
आप बहुत टाइम लगाओगे। हमें इससे पहले इसको देखना है, इससे क्या मतलब है ये समझना है। 15% यानी 15 ग्राम W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, तो विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर विलयन का घनत्व कितना दे रखा है? 1.05 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है। अब विलयन का द्रव्यमान कैसे आएगा? विलयन का द्रव्यमान कैसे आता है? आयतन और द्रव्यमान को कितना आएगा? आयतन कितना है? 100 1.05 यानी 105 ग्राम। ठीक है। अब विलायक का द्रव्यमान क्या आएगा? -105 -15 कितना आया? 90 ग्राम। द्रव्यमान तो हमने 15 ग्राम दिया था ना। हाँ, तो वो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए करेंगे विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का। ठीक है। आपने 1.05 जो कहा सर, ये तो बना है। अच्छा हाँ, घन ठीक है। ये नोट करिए पहले, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया। अब देखिए हम यहीं से आगे करेंगे। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया जब से। अब विलय का अनुभार कितना होगा? NaCl है 23 प्लस सोडियम क्लोराइड ये होता है 58.5 U। ठीक है। और विलायक का अनुभार क्या होगा? विलायक क्या है हमारा? जलीय विलयन है। तो अरे मैंने बताया था विलायक कौन होगा? H2O18। अब हमें क्या क्या चीज निकालनी है? U इसकी यूनिट है। ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है? मोल प्रभाज, विलय और विलायक का, और मोललता और मोललता। ये तो हमने पहले इकट्ठा कराया कि हमें क्या क्या दे रखा है। मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज
पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा फिर आप घर से ट्राई कर लेना, क्योंकि आगे पढ़ाना है। विलय का मूल प्रभाज क्या होता था? विलय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय क्या है हमारा? ये कितना है इसका द्रव्यमान? 15/0.5। ये तो विलय के मोल होगा। जब जाओ इसको ऐसे लिख के सब समझ विलय के मोल यहाँ विलयन के मोल। अब हम करते हैं विलय के मोल कितने हैं आएंगे? 15/58.5। विलयन में क्या क्या होता है? विलय और विलय। इसको कितने होंगे? 3/58.5। ये तो विलय के हो गए। विलय के कितने होंगे? विलय का द्रव्यमान अभी निकाला हमने, ये तो हो गया विलय का मोल प्रभाव। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब आता है विलायक का। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको निकाल दो और एक में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों प्रभाजों का मोल प्रभाजों का सम हमेशा कितना था? 1 आता है। या तो आप इसे सॉल्व करके एक में से माइनस कर दो या अलग अलग करके निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा? विलायक के मोल विलयन के मोल। विलय के मोल कितने हैं? ये और विलय के प्लस और विलय के, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे मूलतः और मूलतः होगा। नोट कर लिया? अब देखिए दूसरी चीज आपसे पूछी है मूललता। मूललता फॉर्मूला क्या होता था? विलय के मूलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अगर किलोग्राम में होगा तो ऊपर की वजह से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो विलय के मूल कितने हैं? अभी आपने कहा है 3
58.5 इंटू 90, ठीक है। इससे तो आप निकाल लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी मोलैलिटी, ठीक है। ट्राई कर लेना घर पे टाइम से। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज कराने के लिए लाया था। मोलरता कैपिटल है, वो क्या होती है? विलय के मोल और विलेन का आयतन। मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 से लीटर देंगे, ठीक है। तो विलय के मोल आपको पता ही क्या है, 15 या 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 58.5, और इसका आयतन कितना था? 100 था, नहीं था? इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये आप ट्राई कर लेंगे घर पे जाके। ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कराया था कि आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया था, 3 क्लासेस में, वो आपको याद है या नहीं है? तो किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये 2 से 3 नंबर में जरूर मिल सकते हैं, ठीक। ये नोट कर लीजिए। कल पूछूंगा आंसर इसके, ये मत सोचना कि ऐसे कल पूछूंगा कि कैलकुलेट के पिछले क्वेश्चन में क्या मोलैलिटी थी और वो क्या था। नोट कर लिया बेटा सबने? चलिए अब देखिए, हम ये पढ़ा रहे थे अभी तक विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज और मोलरता, और एक और बचा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मोल अंश, मोल अंश, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। इसकी डायरेक्ट आप परिभाषा लिखिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी विलयन के 10,00,000 अथवा 1,000,000 भाग में उपस्थित विलय की संख्या को मोल अंश कहते हैं। और मोल अंश यानी ppm बराबर होता है विलय के भागों की संख्या विलयन के भागों की संख्या पावर 6। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? देखिए ये विलयन की सांद्रता मैंने आपको पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब इस पे एक बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकता है 1 नंबर का, वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जितना मैंने आपको विलयन की सांद्रता पढ़ाया उसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए और उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, तो बताइए जरा इनमें से। उसका मानना है क्या आंसर होगा? अरे बताइए, आपके पेपर में आ गया ये 1 नंबर में, तो आप क्या टिक कर क्या होगे? क्या लगाओगे? खत्ते यार, तो पढ़ाने के बाद भी सर ये कहता है ताप पर निर्भर कर नहीं करता है। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी कहीं आयतन आएगा तो वो ताप पर निर्भर करता है, द्रव्यमान कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। और मूलतः के फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान आया, तो सॉरी आयतन आया, कहीं नहीं आया। मोल प्रवाह में कहीं आयतन आया, सिर्फ किसमें आया? आंसर क्या हो गया? दोनों ही विकल्प। ठीक है, तो कर लीजिए जल्दी फटाफट। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये आपका एक पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया विलयन की सांद्रता। ठीक है, पार्ट्स पर विलयन नहीं बता दीजिए। पार्ट्स पर विलयन नहीं है, वो उसमें है नहीं। उसकी भी डेफिनेशन यही है कि 1 बिलियन में कितने भाग की संख्या सर मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आता है विलयता यानी सॉल्युबिलिटी। विलयता यानी सॉल्युबिलिटी। जैसे आपसे बोला जाए कि 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी घोल दी, तो घुल गई, सॉल्युबल हो गई, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब क्या सिर्फ चीनी घुलेगी, ठोस ही घुलेंगे, द्रव नहीं घुलेंगे? दूध आपने पानी पिला दिया, ठीक है, क्या गैस नहीं घुलेगी? गैस भी घुलेगी। कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं वो क्या है? गैस ही तो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक कलरफुल वाटर के साथ। अगर ऑरेंज है तो वो फैंटा हो गया, अगर ब्लैक है तो वो क्या थम्स अप, जो भी हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या डिसॉल्व है? CO2। ठीक, तो विलयता क्या है कि किसी भी 100 ग्राम विलायक में
कितना विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? विलय। पहले मैं आपसे भी लिखवा दूंगा, मैं पहले मैं आपसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर हम 1 चम्मच चीनी पानी में घोल रहे हैं, वो घुल रही है, ये बात हमें सबको पता है, तो उसको घुलने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जिस पर वो डिपेंड करेंगे कि चीनी घुल जाए, आसानी से घुल जाए। चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे लिखते हैं। 100 ग्राम विलायक में W ग्राम विलय की घुलित मात्रा को विलय का कहते हैं। ठीक है, अब विलयता किस किस पर निर्भर करती है? कौन कौन से कारक हैं जिन पर विलयता निर्भर करती है? कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है, भाई अब ऐसे समझिए, हमने ठोस में हमने एक तरफ बजरी ले ली, एक तरफ हमने गुड़ ले लिया, दोनों को पानी में डाल दिया, कौन घुलेगा? गुड़ घुल जाएगा, बजरी नहीं घुलेगी, है तो दोनों ही ठोस। तो यानी इस पर भी डिपेंड करेगा कि विलय की प्रकृति क्या है, घुलने वाली है या नहीं घुलने वाली है। ठीक है, अब आपने दूसरा लिया, 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब एक तरफ आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, उसके अंदर नमक डाल दिया, नमक किसमें घुल जाएगा? अल्कोहल में नहीं घुलेगा। यानी विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। किसी भी, अगर हम किसी विलेन की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ये चीज़ घुल रही है, तो वो दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगी। किस किस पर? विलय और विलायक की प्रकृति पर। रटो मत चीज़ें, नॉर्मली सोच के देखो। ठीक है, तो पहला क्या है? विलय और विलायक की